गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करते हैं हम न्यू चैप्टर से शुरू। चैप्टर नेम इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से ही पता चल रहा है मेजरमेंट, किसी चीज की मेजरमेंट। मेंसुरेशन मेजरमेंट, मेजरमेंट किस चीज की हो सकती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, 2D ऑब्जेक्ट हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल को कुछ भी आइटम हो उसकी मेजरमेंट। सपोज है ये हमारे पास एक डस्टर है, ये डस्टर है, इसकी भी मैं अगर मेजरमेंट कर रही हूँ तो ये भी मुझे पता होनी चाहिए। आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब की मेजरमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ी है, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट की है, बट उस चीज के अंदर सिचुएशंस देखे, जब आपने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, कैसे किया है आपने, मेंसुरेशन किया ही क्यों है, किस लिए पढ़ रही हैं मेंसुरेशन। सपोज है आप पार्क होते हैं, पार्क में आप खेलने जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये पार्क है, पार्क में आप गए, पार्क के अंदर दिस वन, ये आपका सीमेंटेड एरिया है, आपको इतने एरिया के अंदर ये ग्रीनरी एरिया है, इस एरिया के अंदर ही आपको खेलना पड़ेगा, ये चीज होती है। ऐसा तो नहीं है जो लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं, क्या आप उनको ये बताएंगे कि हाँ ये सीमेंटेड एरिया आप इतने में पहले, तो वो ऑलरेडी ही पाथ बना हुआ है, उस पे आप उसके अंदर यहाँ पे खेलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए कितनी है। अब बड़े हो जाएंगे, बढ़ेंगे, ये आपको पता है कि पार्क इतना है, इसके अंदर इतना सीमेंटेड एरिया बनना चाहिए और इतना ग्रीनरी एरिया बनना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो खेल सके। तो ये सब चीजें हमें रियल वर्ल्ड में यूज करनी होंगी या बतानी होंगी। आपका बैग है, स्कूल बैग है, आपको आपकी क्लास है, क्लास के अकॉर्डिंग आपको 10 बुक्स लेके जानी है, तो 10 बुक्स लेंगे, आप बैग परचेज 10 बुक्स का नहीं करेंगे या 5 बुक्स का करेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप गेम खेलेंगे। आप ऐसे नहीं, क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए जाना है आपको, कहेंगे ये ग्राउंड तो छोटा है, बड़े ग्राउंड में चलेंगे, तो बड़े ग्राउंड कैसे पता चला? उसकी मेजरमेंट से। बड़े ग्राउंड में जाएंगे तो मेजरमेंट से पता चला। अब मेजरमेंट कैसे हो सकती है? मेजरमेंट भी तो यूज हो सकती है, ये चीज तो आपने रियल वर्ल्ड में देखी ही है। अब इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स में। 2D ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए? जिसके अंदर एक्स एंड वाई प्लेन हो गए, आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, फिर भी एज एन क्विक रिवीजन के लिए हम इसको फॉर्मूला के साथ बताएंगे। एंड देन हम करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो सकती है? आपका क्यूब, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, ये सब चीजें भी हम इसके अंदर करेंगे। क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन, इनके वर्टेक्स, एजिस, ये सब ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। ये आपका एक पहले ही चैप्टर है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, उस चैप्टर के अंदर ये आपको अच्छे से पता होगा। इसके अंदर हम करेंगे फॉर्मूले। तो लेट स्टार्ट। ये देखिए, जब हम 2D ऑब्जेक्ट्स करते हैं, 2D जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या काउंट करते हैं? हम उसका काउंट करते हैं पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर, पेरीमीटर से ही पता चल रहा है किसी चीज का टोटल माप। तो पैरामीटर होता है 1, 2, 3 एंड 4, 4 साइड है इसके अंदर, तो इन 4 साइड्स का सम कर दिया, ये मेरा हो गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हो गया फॉर्मूला PERIMETR, 4 साइड्स, 1, 2, 3 एंड 4, 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स के अंदर दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्वल, ये साइड्स आपकी ऑलरेडी इक्वल हैं। तो इसके अंदर मैं क्या बोलती हूँ? 20 एंड 22 टाइम्स है, 30 एंड 32 टाइम्स है। 30 इक्वल, 30 इक्वल, 20 इक्वल, 20 इसके इक्वल, हो गया दोनों इक्वल। तो मैंने क्या करा? 22 टाइम्स लिख दिया, 32 टाइम्स लिख दिया। अब 20 मेरी क्या है? ब्रेड्थ है। 30 मेरी क्या है? लेंथ है। अब ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, हो गई 2 टाइम्स हो गई। 2 टाइम्स हो गई तो मैं क्या 2 कॉमन ले सकती हूँ? ऑफकोर्स ले सकती हूँ। तो B + L मेरा क्या हो गया? फॉर्मूला। फॉर्मूला जनरेट कर दिया हमने। क्या किया? एक सिचुएशन से हमने फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया के लिए क्या है? ये L × B आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है कि ये एरिया है, एरिया हो गया L × B। बट ये L × B आया कैसे? ऐसे ही रख दिया कि टोटल माप हो गया तो देन इसके इक्वल कर दिया, L × B कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका बैग है, बैग है ये आपका बैग है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। बैग है ये आपका, बैग के अंदर सपोज करो ये 10 बुक्स आ गई, 1, 2, 3 बैग हो गए, बैग के अंदर 10 बुक्स हो गई। 10 बुक्स के अंदर क्या हुआ, ये आपको कैसे पता चला इस बैग के अंदर ये इतनी 10 बुक्स आनी चाहिए? ये हो गया उसका स्पेस, कितनी बुक आनी चाहिए। देन आपको कैसे पता चलेगा? आप उसकी बैग के देखोगे कितनी उसकी ब्रेथ है, कितनी उतनी उसकी ब्रेथ है एंड कितनी उसकी लेंथ है। आपके बुक का साइज क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ लेंगे एंड उसकी ब्रेथ लेंगे। जैसे ये बोलते हैं ना कि बैग इतना चौड़ा है, ये बैग इतना छोटा है, ये इसमें बुक नहीं आ सकती, देन उसके अकॉर्डिंग आपने ये बात बोली। उसके अंदर नोटबुक भी आ गई, बुक्स भी आ गई, देन ये सिचुएशंस हो गई। तो देन ये कहाँ से आया? आपने इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, जब भी तो L × B आया। तो देन यहां से L × B क्या हुआ? 30 × 20, तो 20 सॉरी
30 इंटू 20, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आई, देन मैंने इसको फॉर्मुलेट कर दिया, सोल्व कर दिया। एरिया बताएगा कि स्पेस कितना वो ले रहा है, स्पेस किसमें काउंट कर रही है। मैंने भी बैग लिया, मुझे हाइट यहाँ काउंट नहीं करनी है, हाइट मुझे यहाँ पे काउंट नहीं करनी है। सेम सिचुएशन के अंदर अगर मैं हाइट भी काउंट करती हूँ तो यही एरिया चेंज हो जाता है हमारा कैपेसिटी के अंदर, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि एक रूम में एक हमारा बैग है, बैग के अंदर आप कितनी फीलिंग कर सकते हैं। सपोज करो आपको बुक रखनी है, बुक रखने के बाद क्या उसके अंदर बैग के अंदर स्पेस नहीं रहता? ऑफ कोर्स रहता है। उसके अंदर आप क्या कुछ नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं आप उसके अंदर टिश्यू पेपर, कागज वगैरह डाल के देखिए, आराम से डलेंगे तो कितने सारे डल सकते हैं। वो होती है उसका वॉल्यूम। तो डिफरेंस समझ आया एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर। एरिया होता है टोटल, आपको बुक्स रखनी है उसके अंदर, सिंपल मुझे बुक रखनी है, मुझे स्पेस से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर कितना स्पेस बचेगा कितना नहीं बचेगा, सिर्फ मेरी 10 बुक्स आनी चाहिए, दैट इज द एरिया। आपको वो बैग पूरा फुल करना है, आपको पूरा फिलअप करना है पूरे टिश्यू पेपर से किसी से भी, देन आप उसकी पता कर रहे हैं कैपेसिटी, दैट इज ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एंड एरिया, यहाँ पे ही डिफरेंस पता चल गया। वॉल्यूम हम करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स में, ये होती है एरिया। अब एरिया के अंदर जब आप क्वेश्चन सोल्व करते थे 2D ऑब्जेक्ट्स के, पार्क है, आप पार्क अगर रियल लाइफ में देखते हैं वो 3D ही होता है, बट पार्क को हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं 2D शेप के अंदर, जिसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन और स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है, दिस वन इज एन आल्सो ए रेक्टेंगल, बोथ आर रेक्टेंगल। और मैंने जो रेड मार्क से किया, ये मैंने कहा सीमेंटेड एरिया है। सीमेंटेड एरिया कि जो वहां से लोग हैं वो चल रहे हैं, जो पर्सन है वो खेल रहे हैं, और आप यहाँ पे आराम से अपना खेल रहे हैं। तो ये एरिया कितना होना चाहिए? दिस वन एरिया, ये कितना होना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि मुझे इतने पार्क में ये इतना एरिया होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इस पार्क में नहीं खेलना, दूसरे पार्क में खेलना है? बड़ा पार्क में चाहिए, बड़े हैं, पूरी फील्ड लगानी है, क्रिकेट खेलना है, तो आपको बड़ा पार्क पता होना चाहिए। तो वो चीज कहाँ से आई? वो चीजें आई मेजरमेंट से। सिचुएशन है अब सीमेंटेड एरिया कितना लगेगा, कैसे पता करूं मैं? ये वैल्यू है 30, ये है 20, तो ये मेरी शेप किसकी है? बड़े वाले रेक्टेंगल की। आप ऐसे ही करते हैं, जब मुझे सीमेंटेड निकालना है तो मैं इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं, देन मेरा सीमेंटेड एरिया आ गया, ऑफ कोर्स आ गया। अब ये है 30 की मेजरमेंट, ये है 20 की मेजरमेंट। सिंपल मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो देन मैं क्या करती हूँ, 30 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, इसको रखती हूँ मैं मीटर में, ये मीटर में है, बोथ आर मीटर में। देन ये चेंज किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। मेंसुरेशन में और मैथ में मैंडेटरी होती है यूनिट्स लगानी। यूनिट के अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी हाफ नंबर कट हो जाता है, तो यूनिट्स लगानी तो मैंडेटरी है। इसके बाद 30 एंड 20 एंड मीटर स्क्वायर होती है। अब यहाँ से 30 एंड 20, यहाँ से 2 साइड्स आ गई, देन मैंने इसके अंदर इसको डिफाइन कर दिया। ये मेरा जो आया, ये मेरा आउटर रेक्टेंगल का आया, आउटर रेक्टेंगल हो गया। आप इसको आउटर रेक्टेंगल बोल सकते हैं, आप इसको इसकी फेंस बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं, आप इसकी बॉर्डर बोल सकते हैं, या इसकी दीवार बोल सकते हैं, ये चीज हमारी आ सकती है। देन ये आपका ग्रीनरी एरिया है, इस चीज को मैं क्या बोल सकती हूँ? इनर रेक्टेंगल भी बोल सकती हूँ। देन ये कितना हुआ? यहाँ से 30 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसने कितने दिया है? 1 मीटर। 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, तो ये वाली जो मेजरमेंट है वो कितनी बच गई? 18। 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, देन ये कितनी हो गई? 28। 28 एंड 18, तो यहाँ पे मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, 28 एंड 18, देन मेरा आंसर कितना आया? यहाँ से 30 एंड 20, 600 मीटर स्क्वायर। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट लगानी जरूरी नहीं होती, बट जब हम आंसर लिखते हैं यूनिट लगानी मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है। तो हम यहाँ यूनिट नहीं लगाते क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें डिफिकल्टी आती है, तो हम यूनिट्स नहीं लगाएंगे। देन इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है 504, ये 50 मैंने 4 कर दिया। देन यहाँ से आ गई वैल्यू 96। 96 मेरा किस में आया? एरिया में। देन मैं यूनिट लगाती हूँ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये मीटर है, ये मेरा मीटर है। तो ये सिचुएशन मैंने लगाई 96 में, मैंने सीमेंटेड एरिया में लगा दिया। अब जो हमारा पार्क होता है उसके अंदर बैठने की भी प्लेस होती है, जगह जगह पे प्लेस होते हैं कि बिठा दिया और बैठे हैं, उसके ऊपर लोग सिटिंग प्लेस होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसको आप एज एन बेड बोल सकते हैं या रेस्ट प्लेस बोल सकते हैं, ऐसा। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे मेजरमेंट लगा दी कि एक हमारा इधर है, एक इधर है, 2 हमारे बेड प्लेस हो गए, हमारी सिटिंग चेयर का एरिया हो गया। तो मैंने एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। अब इनकी मेजरमेंट भी लेनी पड़ेगी, उनको भी तो हमें सीमेंटेड से बनाना। देन उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट लेती हूँ मैं 2, इसकी मेजर लेते हैं 1.5, देन 2 एंड 1.5। मैंने 2 इक्वल स्पेस कर दिए कि 2 इक्वल स्पेस हैं। अब ये चीज क्या है,
ये मेरा 1, ये मेरा 2 पार्ट, ये 2 बेड पीस हैं या 2 सिटिंग चेयर्स हैं कि जहाँ पे मुझे वो एरिया लगाना है। देन ये इन एरिया की वैल्यू भी तो सीमेंटेड होगी। इन दोनों सीमेंटेड एरिया की क्या निकालूं मैं, इन दोनों का सीमेंटेड एरिया करो। मेरी वैल्यू कितनी है, एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ 1.5 एंड 2। सिंपल कर दिया, ये मेरी आ गई 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर आ गई। ये क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, फिर भी मैं एज एन रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ और थोड़े से कंसेप्ट मॉडिफाई कर रही हूँ और आपको चीजें कंफर्म कर रही हूँ। मैं 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बना रही हूँ आपस में कि 2D से हम 3D ऑब्जेक्ट्स पे क्यों गए हैं, इसलिए कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। और इसके बाद देखो क्या है, 1.5 एंड 2 ये हमने किया, 1.5 और 2 कर दिया मैंने, 3 मीटर स्क्वायर कर दिया। अब जो सीमेंटेड एरिया है, क्वेश्चंस के अंदर अगर मेंशन हो कि आपको सीमेंटेड एरिया निकालना है कि आपको कितना सीमेंटेड एरिया है वो कितना होगा, तो सिंपल है, ये कितना आया 96, 96 प्लस 3 कितना हो गया 99, 96 प्लस 3 99 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन में ये आए कि आपको ये पता करना है कि कितने बैग लगेंगे, तो बैग कितने लगेंगे, तो उसके लिए आपको एक की मेजरमेंट पता होनी चाहिए जो आपका इक्विवेलेंट रेशो एंड आपके बेसिक वैल्यू में यूनिटरी मेथड में भी लगा होता है कि आपके पास कोई भी मेजरमेंट होती है, कोई भी मेजरमेंट, जैसे आपके पास 20 रुपीज के ऊपर 20 रुपीज के ऊपर कितनी वैल्यू दे रखी है, 6 दे रखी है। 20 रुपीज में आप सपोज करो 6 कैंडी लेके आए, तो 1 रुपीज में कितनी लेके आई, 6/20, सिंपल ऐसे ही करते हैं ना। तो 50 रुपीज में कितनी आएंगी, 6/20 इंटू 15। ये आपकी बेसिक फंडा है जो आप स्टार्टिंग से यूज करके आए, और ये मैथ में हर जगह यूज होता है जब भी आप मेंसुरेशन के काम करते हैं या हम मेजरमेंट की वैल्यू निकालते हैं या आपके सिंपल वैल्यू जब भी हम काउंट करते हैं, 1 आइटम की वैल्यू काउंट करते हैं, दिस सिचुएशन इज आल्सो यूज्ड। इसके बाद जब मैंने ये वाली इस तरीके की मेजरमेंट लगाई तो मुझे भी सिंपल ऐसे ही करना है, सीमेंटेड एरिया निकालना है। तो सीमेंटेड एरिया के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या चेक करेंगे कि 1 की 100 की, 1 एंड 100 बोथ आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में होते हैं, देन हम 1 भी यूज कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम 1 बैग लेके चलते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि 1 बैग सीमेंट है वो यूज करता है 4 मीटर स्क्वायर। 1 बैग है वो 4 मीटर स्क्वायर है, उस एरिया को वो कंस्ट्रक्ट करता है। 1 बैग इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर वो कंस्ट्रक्ट करता है। ये सिचुएशन मैंने डायरेक्ट लगाई है, दिस वन ये है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिस वन किसकी वैल्यू काउंट करनी है, 96 एंड 99, क्योंकि मेरा सीमेंटेड एरिया सारा बना है तो मुझे क्या करनी है, 99 की वैल्यू पता करनी है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, 1 बैग की इतनी है, 1 बैग है वो 4 मीटर स्क्वायर में करता है, तो 99 कितना करेगा, ऑफ कोर्स 99 डिवाइडेड बाय द 4, 24.75 बैग, इतने हमारे बैग लगेंगे इतने एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये मैंने निकाला सिर्फ सीमेंटेड एरिया कि हमें सीमेंटेड एरिया निकालना है। अब ये हमारे पास सिचुएशन ये आती है कि आपको सिर्फ ग्रीनरी एरिया पता करना है कि ग्रीनरी एरिया कितना होगा। देन उसके लिए क्या होगा, आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 504। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये कंप्लीट जो छोटे वाला रेक्टेंगल है इसकी कितनी मेजरमेंट है, 8 × 18 20। अगर मुझे इसकी मेजरमेंट निकालनी है, देन ये आ गया 504 आ गया। मुझे इन दोनों में से, ये दोनों सीमेंटेड एरिया इसमें से माइनस करने पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर तो ग्रास लग ही नहीं सकती है, ग्रीनरी एरिया नहीं है। देन मैं इसमें से -3 करती हूँ तो ये देन मेरा कितना आ गया 501 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया के अंदर मेरी क्या लगेगी, ग्रीनरी एरिया, ग्रास लगेगी। इतने एरिया के अंदर आपका फील्ड एरिया जिसके अंदर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। सिचुएशन बनती है दिस वे में। ये मैंने एक ही स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट से बहुत सारी सिचुएशन बना के इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। जब हम 2D क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपने इसका पेरीमीटर निकाला, आपने इसका एरिया निकाला, आपने इसकी मेजरमेंट लिखी, मीटर एंड मीटर स्क्वायर किया, आपने इनर आउटर माइनस इनर किया, देन सोल्व किया, इसको सोल्व किया इस सिचुएशन के अंदर। अब ये हमने बात की रेक्टेंगल। सेम अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन आपने कर रखी है, इनके फॉर्मूले कर रखे हैं, इन फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया, इस सिचुएशन के अंदर कैसे लगे, और 2 पार्ट्स अगर ज्वाइन कर दिए देन सिचुएशंस कैसे निकलती हैं, क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखो कि क्या है ये ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको पता है कि जो इसका एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। अब ये बेस इंटू हाइट कैसे आया, सपोज है ये हमारी ट्रायंगल है, ये मेरा बेस है, हाइट तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो मुझे इसके अंदर हाइट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, देन मैं इसके अंदर बेस और हाइट निकाल सकती हूँ। ये हो गई ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर अब बेस ही यूज क्यों किया और हाइट ही यूज क्यों की, इसके अंदर कुछ और भी यूज कर सकते थे, 3 साइड्स यूज कर सकते थे। तो 3 साइड्स यूज करके देखते हैं, 1 2 एंड 3 साइड्स आ गई। 3 साइड्स को मैंने ऐड कर दिया तो मेरा ये 3 ये आ गया, ये हो गया मेरा
पैरामीटर, ये देन मेरा आ गया एरिया। 3 साइड्स को मैंने ऐड कर दिया तो मेरा बन गया पेरीमीटर, देन में वो बन गया मेरा 3a। अगर मैं एरिया करती हूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब है आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर शेप है, दिस वन ट्रायंगुलर शेप है, आपको ट्रायंगल है जो उसका बेस होता है, उस बेस से ही पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है, उसका कितना एरिया हो सकता है। तो बात आ गई इतने ही बेस की, इसलिए इसने बेस यूज किया। हाइट, अब ट्रायंगल हमारी स्मॉल भी हो सकती है, बिग भी हो सकती है, ट्रायंगल की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रायंगल किस पे डिपेंड कर रही है, उसके बेस एंड हाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। देन मैंने इसके ऊपर बेस एंड हाइट लिया। सिंपल सिचुएशन में ट्रायंगल है आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, बेस है, दिस वन है, ये आपकी वैल्यू है। अब ट्रायंगल आपकी ये है दिस वन, आपकी ट्रायंगल है दिस वन। इन दोनों केसेस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है एंड हाइट चेंज हो रही है। इसके अलावा कुछ और चेंज हुआ नहीं, कुछ और नहीं चेंज हुआ। साइड्स चेंज हुई 3a। अब ये साइड से सपोज करो इसकी 5 है, इसकी 7 है, 3 साइड्स 7 एंड 5 बोथ है, ये दोनों चेंज क्या हुई, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका पैरामीटर चेंज कर दिया, 3a कर दिया। तो एरिया कैसे निकला, बेस इनटू हाइट पे, क्योंकि कैपेसिटी तो हमें उसी से पता चलेगी कि उसके अंदर हम क्या चीज फिल कर सकते हैं और उसके अंदर क्या डिफाइंड हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बेस एंड हाइट लिया। ओके, उसके बाद है ये जो मेजरमेंट है, सम तो इनका दोनों का ही 180 रहना है, ऑफकोर्स 180 रहना है, उसके ऊपर तो कोई डिफाइन इफेक्ट ही नहीं आना। तो ये सिचुएशन आई, बेस एंड हाइट की वैल्यू दिस वन। अब इसके अंदर है सर्कल की बात। सर्कल है, अब सर्कल किस पे डिपेंड करता है, बड़ा और छोटा दो है, किस पे डिपेंड करेगा, उसकी रेडियस पे। तो रेडियस दिस वन, रेडियस दिस वन। अब ये सर्कल है, सर्कल हमारा किस में डिफाइन हो सकता है, पाई में। पाई चार्ट आपने पढ़ा होगा, पाई में डिफाइन कर सकते हैं। अब पाई की चार्ट, पाई चार्ट में आपने वैल्यू पढ़ी है पाई की, पाई की आपने ज्योमेट्री में भी वैल्यू पढ़ी है और आपके इस अर्थमेटिक की मैथ में भी पाई की वैल्यू आती है। देन आप डिफाइन करते हैं 22/7 इज एन बेसिक वैल्यू, 3.14 इज एन डेसिमल वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज आप यूज करते हैं पाई की। ये जो वैल्यूज होती हैं पाई की, ये क्यों यूज की है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, पाई की वैल्यू इसके अंदर भी यूज की, इस वाले के अंदर भी यूज की। वाई क्यों यूज की, अब ये दोनों रेडियस पे तो डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये सिचुएशन इसके साथ लगाओ, सिचुएशन से रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं, देन मैंने रेडियस लिख दिया। अब रेडियस भी 2 टाइम क्यों लिखा, अब ये जो रेडियस है ये कितनी होती है, डबल होती है इसकी। ये रेडियस है वो डबल ही होती है इसके। आपने जब रेडियस की तो इसका डिफाइन क्या किया, इसका डायमीटर ही तो किया। डायमीटर मेरा क्या होता है, 2r के इक्वल होता है, डायमीटर मेरा 2r के इक्वल होता है। देन मैंने इसको क्या कर दिया, r स्क्वायर कर दिया, क्योंकि डायमीटर है वो चेंज हो रहा है, डायमीटर है या रेडियस चेंज हो रही है। देन मैंने इसको r स्क्वायर बना दिया। पाई की वैल्यू इसके अंदर जो यूज की है वो 20। यहाँ पे हम डिग्री की बात करते हैं, एक NF पाई की फॉर्मेट में बात करते हैं, और हम एक एंगल की भी बात करते हैं जो हमने यूज की, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई यूज किया जो हमारा डिग्री को शो करता है। बट हम यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहे हैं अर्थमेटिक के अंदर, तो देन हम इसकी डिफाइन की वैल्यू करेंगे 22/7, दैट इज एन कॉन्स्टेंट वैल्यू डिफाइन है पाई की वैल्यू। अब ये आर की वैल्यू है, चेंज हो रही है, किसी के अंदर 7 है, किसी के अंदर 14 है, क्या आप उसे क्वेश्चन निकाल लोगे, उससे भी पता चल जाएगा कि ये बॉल कितनी बड़ी है, ये इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका एरिया क्या है, ये सब कैसे पता चल जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। उस मल्टीप्लाई के लिए आपने ये बोल दिया कि हम पाई से किसी कांस्टेंट से वैल्यू मल्टीप्लाई करके देन इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है, 5 एंड 7 बोथ है। दोनों के केस में पाई आर रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। पाई की वैल्यू बोथ आर कांस्टेंट इन बोथ केस। रेडियस है वो चेंज होगी एज एन रेडियस चेंजेस एज एन सर्कल। जैसे जैसे आपकी रेडियस चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी रेडियस फॉर्मूले में भी चेंज होगी। अब होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर में जो हम पैरामीटर लेते हैं वो हम टोटल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, d है वो ट्वाइस ऑफ आर होता है, तो यहां से इसको मैं क्या ये बोल सकती हूँ पाई d। 2 पाई आर को मैंने बोल दिया पाई d। कैसे बोल दिया, ये जो रेडियस है वो चेंज किस में है, डायमीटर में। अगर मैं इसको ट्वाइस कर देती हूँ तो देन मैंने इसके अंदर कर दिया और पाई की वैल्यू यूज कर दी। अब आपको सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करना होता है सिंपल। अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसे कंपास रखते हैं और देन आप इस पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, ऐसे कंप्लीट ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करते हैं। वो सर्कल ड्रॉ किया आपने, सर्कल ड्रॉ किया तो जब भी तो आपको उसका पैरामीटर पता चलेगा, आपकी कंपास कितनी ओपन है कितनी शॉर्ट है, उसी से तो आपका सर्कल ड्रॉ गया। ये यहाँ पे आपने रख दिया, देन इससे आपने एक सर्कल बना दिया।
दिस वन। तो इससे इसका क्या पता चला, इससे इसका पता चला डायामीटर। तो ये किस पे डिफाइन करा, डायामीटर पे, कि वो सर्कल की ड्रॉ है वो किस पे बनेगी, जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, जो ट्वाइस होता है, जिसको मैं पाई डी की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब गए स्केयर। स्केयर क्या है, स्केयर किसके जैसे रखते हैं, रेक्टेंगल के जैसा। बट रेक्टेंगल की सिचुएशन क्या होती है, दिस वन, रेक्टेंगल है ये, दिस वन, ये इसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर चेंजेस होती हैं, देन आप L इंटू बी लिखते हैं। अगर लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर द सेम, लेंथ एंड ब्रेथ, सपोज करो लेंथ है 10, ब्रेथ है 10, बोथ आर सेम, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, L इंटू एल आपकी इक्वल होगी, या ब्रेथ इंटू ब्रेथ आपकी इक्वल हो गई। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है, टू साइड्स इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल से ही फॉर्म हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर मैं क्या बोल रही हूँ, इसकी साइड्स इक्वल्स होती हैं। अब 4 साइड्स हैं, तो देन मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया 4a। मैंने इसके अंदर क्या किया था, 4 साइड्स को इक्वल किया था, 4 साइड्स को ऐड किया था, जिससे मेरा इसका फॉर्मूला बना था 2l प्लस b, क्योंकि मेरी लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर डिफरेंट, इसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया। आप इसको a लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, बट अब हम L एंड B के अंदर क्यों डिस्क्रिमिनेशन करें, क्यों करें कि मुझे L के से ज्यादा प्यार मैं L यूज करूंगी, क्यों मैं B से को यूज करूंगी, मैं न्यू टर्म यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ 4a। तो बुक्स के अंदर क्या यूज करते हैं, 4a। अब इसके बाद है इसका स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर कैसे किया था, L इंटू बी। इसके बाद क्या है एरिया, एरिया के लिए मैंने क्या किया था, L इंटू बी। L इंटू बी कैसे निकला था, इन दोनों का हमने एरिया निकाला, देन मैंने इसके अंदर फिल किया। आपका जो बैक का हमने एग्जांपल लिया कि आपको इतनी बुक्स रखनी है, देन आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके अंदर मुझे पता करना है L इंटू बी दोनों आर सेम है इसके अंदर, तो देन मैंने इसके अंदर बोल दिया a स्क्वायर। ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट, अब ये सिचुएशन मैंने इसके अंदर क्यों यूज की, आपको ऐसे क्यों बताया, वो देखिए। क्वेश्चन है आपके पास दिस फॉर्मेट में, ये है आपके पास, एंड दिस वन ए डायग्राम, ये हो गया। अब मुझे ये पता करना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे ये पता करना है कि सोल्व कैसे होगा। अब ये देखो ये क्या है, मतलब रियल वर्ल्ड में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, बट क्या आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा क्या लग रहा है, इसकी स्क्वायर के अंदर एक हेमिस्फीयर लग रहा है, स्क्वायर है उसके अंदर एक आधा सर्कल लग रहा है, यही तो लग रहा है। ये एक आपका स्क्वायर हो गया दिस वन, और इसके अंदर ये हाफ सर्कल हो गया। सिंपल सिचुएशन, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। जो आपका ये स्क्वायर है दिस वन, मुझे एरिया निकालना है, तो स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर। मेजरमेंट लेते हैं हम इसकी 5 एंड 2.5 एंड 2.5, ये मैंने इसकी डिफाइन कर दी रेडियस कि टोटल 5 है, एंड देन डिफाइन कर दिया। तो ए स्क्वायर मेरा कितना है 5, तो मैंने इसको लिख दिया 25। ठीक है, अब हम हाफ की बात कर रहे हैं, तो मेरी वैल्यू कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर किसका होता है, कंप्लीट का। हाफ के लिए मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया। तो देन मैं क्या करूंगी, मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो देन मैंने इसके अंदर से पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 2 ऐसे कैसे रखा, देन इसके अंदर 2.5 एंड 2.5 वैल्यू रख दी। देन इसके अंदर से जो भी आंसर रहेगा वो इसके अंदर से डायरेक्ट सोल्व करो, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या इस तरीके से नहीं बन सकता, पोज ये है, इसके अंदर क्या है, ये इस तरीके की आपको फिगर ड्रॉ कर रखी है, लाइक ए आइसक्रीम कोन। ये आइसक्रीम है आपकी, आइसक्रीम ऊपर क्या दे रखा है, नीचे कोन आ गया, ऊपर ये आइसक्रीम फिल होगा। इसका एरिया कैलकुलेट करना हो, देन क्या करूं। अब भी इसके अंदर सिचुएशन देखो, क्या ये एक ट्रायंगल जैसी नहीं लग रही, ट्रायंगल के ऊपर एक हाफ सर्कल लग रहा है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। देन उसके अंदर सर्कल है, मैंने उसके अंदर यही किया। इसके अंदर ऐड हो रहा है वो पार्ट, उसके अंदर वो माइनस हो रहा था, क्योंकि उसने स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं होने दिया, इसने ट्रायंगल भी कंप्लीट कर दिया और हाफ सर्कल भी कर दिया। देन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, देन इनको सोल्व कर दिया। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने सिखा रही हूँ कि फॉर्मूले कैसे लग सकते हैं। अब सिचुएशन है ये, आपको आपने किया सिंपल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी किया था, जितने भी आपने मैथ में चैप्टर किए हैं उन सबके मेंसुरेशन हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के लिए क्या है, क्वाड्रिलेटर आपको पता है 4 साइड्स हैं। आपका जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो भी आपके क्वाड्रिलेटर हैं, 4 साइड्स हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज हैं अलग। अब ये मैंने आपको क्वाड्रिलेटर ले लिया, क्वाड्रिलेटर आपके पैरेललोग्राम, रोम्बस कुछ भी हो सकते हैं। इसके अंदर सिचुएशन है दिस वन इज एन डायगोनल, ये मैंने एक लाइन लगा दी इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन 2 ट्रायंगल्स में सोल्व हो रहा है, क्या इन दोनों को मैं सोल्व कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। इन दोनों को मैं सोल्व कर दूंगी डायरेक्ट ट्रायंगल से, बट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। बेस तो चलो आ गया, हाइट का है, तो हाइट मुझे बनानी पड़ेगी। मैंने हाइट बना दी 90 डिग्री का एंगल,
देन ये मैंने हाइट बना दी 90 डिग्री का एंगल। क्या आप इन दोनों की वैल्यू हो सकती है? मुझे बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, इस दोनों हाइट की वैल्यू होनी चाहिए, देन मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। इसको कैसे सोल्व करते हैं? मैंने सिंपल वही सिचुएशन लिए, इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू रख दिया है। क्या किया मैंने, इसके अंदर ये टू ट्रायंगल्स बन गई, दिस वन ये कंप्लीट ट्रायंगल, दिस वन एक कंप्लीट ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी हमने किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल के नाम हम दे देते हैं, नाम क्या है, ए बी सी एंड डी, दिस वन इज नाम, मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो मैं लिखती हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया। ए बी सी के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल यही है। देन सिचुएशन क्या है, दो ट्रायंगल से मुझे कंप्लीट निकालना है, देन मैंने इस वाली ट्रायंगल का लिया। ट्रायंगल का नेम क्या है, ए डी एंड सी, देन इसको मैंने ये भी प्लस में लिख दिया। इसका फॉर्मूला भी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाइट, ये हाइट और ये हाइट जरूरी है ये सेम है, ये तो मैंने सेम ली है। क्या इन दोनों को मैं अलग अलग भी ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स ले सकती हूँ। मैंने एक को 2 ले लिया, एक को 2.5 ले लिया। देन इस सिचुएशन के अंदर क्या आया, H1 आ गया और ये H2 आ गया, क्योंकि डिफरेंस हो गया। बेस दोनों का सेम है, बेस इसका मैं 5 लेती हूँ, इसका 6 लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्या 2 वर्टिसेस से 2 लाइन ड्रॉ हो सकती है? नहीं हो सकती। 2 वर्टिसेस से और एक लाइन सेगमेंट से जो आपने ज्योमेट्री में किया है उनसे एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो एक लाइन ड्रॉ की तो मैंने ये सिचुएशन कैसे लग सकती है, तो लाइन ड्रॉ की तो अब बेस तो मेरा दोनों की सिचुएशन के अंदर सेम ही रहेगा। तो इससे मैंने क्या किया, हाफ बी मेरा आया कॉमन, देन मैंने क्या रखा, H1 प्लस H2। अब जो बी है क्या वो मेरा डायगोनल नहीं है किसी एक क्वाड्रिलेटर का या किसी एक क्लोज फिगर का जिसके अंदर फोर शेप बन रही हैं, 4 साइड्स बन रही हैं, क्या ये उसका डायगोनल नहीं है? ऑफ कोर्स डायगोनल है। तो इसका नाम है क्या, हाफ इंटू डी। तो एक नाम दे सकते हैं, D1 भी दे सकते हैं या सिंपल D भी लिख सकते हैं, बट डिफाइन करने के लिए इसका नाम मैंने दे दिया D1। H1 एंड H2 ये आपके क्या है, 2 एंड 2.5, देन 2 प्लस 2.5, देन आंसर क्वेश्चन सोल्व। तो D1 की वैल्यू आपकी होगी 5। क्वेश्चन सोल्व। ये किया आपने जनरल क्वाड्रिलेटर के अंदर, इसके अंदर 4 साइड्स थी, डिग्री के एंगल हैं वो हमने खुद डाले हैं अलग अलग। अब 90 डिग्री के एंगल हैं वो सेम हो, देन सिचुएशन क्या बन सकती है, देखो इक्वल के लिए अब इन दोनों में जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स इक्वल है। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल आ गए दोनों के अंदर। ये मेरा जो डायगोनल है दिस वन, ये डायगोनल है D1। अब इसने भी तो एक कंप्लीट डायगोनल बना दिया, D2 एंड D2 ने, H1 एंड H2 ने मिलके क्या बनाया, एक डायगोनल बना दिया D2, जिसके अंदर हमारी सिंपल बन रही है जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस के अंदर हम ये बोलते हैं ना कि डायगोनल बोथ आर सेम, तो उसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के। जब भी तो हम बोलते हैं कि रोम्बस आर इक्वल और साइड्स हैं इक्वल्स होती हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, हाफ इंटू D1 एंड D2। इसको आप एरिया ऑफ रोम्बस भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटर भी बोल सकते हैं, और इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं पॉलीगन कि पॉलीगन है 4 साइड से ऊपर है जितने भी आपके पॉलीगन है। तो हमने अभी 5 का एंड 6 का लिया। पेंटागन एंड हेक्सागन की मैं बात कर रही हूँ। पेंटागन के अंदर सिचुएशन क्या है, बनी है दिस वन की, जैसे ऊपर कार की जैसा बन गया और नीचे एक ट्रायंगल बन गई। देन इसको सोल्व क्या करें, सिंपल, इसको हम ट्रायंगल में, ट्रेपीजियम में किसी भी तरीके से फॉर्मूले लगा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसको भी हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बस फंडा इक्वल होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए प्रॉपर। इस सिचुएशन को मैं सोल्व करती हूँ, दिस वन ए बी, इसके ऊपर मैंने सपोज करो ये एक बना लिया, ये मैंने क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल। दिस वन इज आल्सो ए 90 डिग्री का एंगल। ये दोनों मैंने क्या करे, इसके ऊपर, दोनों के ऊपर हाइट बना ली, एंड दिस वन इज ने यहाँ से एक आल्सो हाइट बना ली। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के लिए अब इसको मैं सोल्व कैसे करूँ, सिंपल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल होगी दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस ट्रायंगल, इसका नेम दे देते हैं हम 2। अब ये बोथ आर आल्सो ए ट्रायंगल, बोथ आर आल्सो ए ट्रायंगल, बट हाइट तो कॉमन है। इसके अंदर सोल्व कर लूँ मैं या इसके अंदर सोल्व कर लूँ, ये सिचुएशन इसके अंदर, जैसे सपोज करो मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ, हाइट है दिस वन, ये ट्रायंगल लेती हूँ, हाइट दिस वन, तो मुझे इनके अंदर 2 ट्रायंगल अलग नहीं लेनी, मुझे इसके अंदर एक ही ट्रायंगल लेनी है। रीजन इज दैट हाइट में अगर 2 बार ऐड करूंगी तो मेरी कैलकुलेशन में आएगा डिफरेंस। सिंपल, हाइट तो इसके अंदर एक है, आपने बना दी 2 हाइट एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो यहाँ से हाइट मेरी मुझे 1 ही लेनी है, तो मुझे ये लेनी है
ADE कंप्लीट ट्रायंगल, जिसको मैं सोल्व करूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सिचुएशन क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब ये क्या है, आप इसको ट्रेपीजियम भी बना सकते हैं, इसको क्वाड्रिलेटर की तरह भी सोल्व कर सकते हैं, और आप इसको ट्रायंगल की तरह भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल हम लेके चलते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों आर इक्वल हैं, दोनों बोथ आर इक्वल है। ये आपको कंस्ट्रक्शन में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट नहीं है, बट मेरी साइड से ही बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके अंदर क्या है, ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये आपको एज एन पता है कि ये दोनों हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाले हैं और ये इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम जो क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपीजियम की सिचुएशन लगाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टू साइड्स इक्वल आ गई, देन ये टू साइड्स इक्वल आ गई, 10 एंड 10, सिंपल हो गया। देन ये जो वैल्यू आती है दिस वन, ये एक्स्ट्रा वैल्यू, इसकी तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, इसके अंदर तो कुछ हाइट वगैरह हम अलग से लेते हैं, वो सिचुएशन होती है ना। अब इसके अंदर ये टू साइड्स तो पैरेलल हो गई दिस फॉर्मेट के अंदर, तो इसके अंदर हाइट क्या आएगी, हाइट आ गई दिस वन, ये जो भी आएगी वो हाइट आएगी। अब इन टू साइड्स के बीच में जो हाइट आएगी वही यही तो आएगी। अब मुझे जो क्वेश्चन सोल्व करना होता था वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता था, मैं इसको ट्रायंगल बनाऊं, ऐसे करूं, इसको ऐसे सोल्व करूं कि यहाँ से बिल्कुल बहुत कम एक ट्रायंगल बनेगी, ऐसे करूंगी। क्यों, किस लिए बनानी है मुझे, किस लिए नीड है, मुझे क्या करना है, सिर्फ सम ऑफ पैरेलल साइड्स डालनी है। इन दोनों के अंदर ये दोनों वैसे भी मेजरमेंट में दिख रही हैं, ये अलग अलग हैं। ये 2 है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट है 3, इसकी हाइट है 1.5, ये अलग है क्योंकि मेरे जो मेजरमेंट है हमें शो हो रही है फिगर के अंदर, ये डायग्राम के अंदर ही हमें शो हो रही है कि वो अलग अलग है। तो 2 और 3 तो ऑलरेडी आ गए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू एच, एच होती है। उसके बाद दे रखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड 2 एंड 3। तो ये मैंने डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर ट्रायंगल की तरह भी सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने सोल्व कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ट्रेपीजियम बना के देन उससे मैंने इसको सोल्व कर दिया। यहाँ पे मैंने सिचुएशन क्या ली थी, बी एंड सी इक्वल ना लेके थोड़ी सी अपर वर्जन में ली थी, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर है, इसलिए मैंने वो आपको ऐसे लग रही है, बी एंड सी है वो आपकी थोड़ी सी इंक्लाइंड वे में है, जिसकी वजह से ये ट्रेपीजियम बना। अब क्वेश्चन है हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर क्या है, इसके अंदर मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकती हूँ कंप्लीट। ये पार्ट क्या है, ये ट्रेपीजियम हो गया, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हो गई, दिस साइड्स एंड दिस साइड्स अभी पैरेलल हो गई, पर ये हो नहीं सकता। तो इसके अंदर मैं क्या करूं, ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, दिस ट्रायंगल बन गई एंड दिस ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। इसको मैं कैसे सोल्व कर सकती हूँ, इसको मैं मतलब बड़ा भी कर सकती हूँ, छोटा भी बना सकती हूँ। ये देखो, वन ट्रायंगल एंड ए रेक्टेंगल, टू साइड्स आ गई, वन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल और 5 रेक्टेंगल एंड 6 रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल हैं और ये मेरे रेक्टेंगल हैं। इन 6 के 6 को मैं ऐड करूं या मैं क्या बनाऊं, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल, दिस वन इज एन आल्सो एक कंप्लीट ट्रायंगल, या मैं ये बनाऊं दिस वन आल्सो एक कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स लगे, 3, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स हो गए, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट एंड 3। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। मेजरमेंट और कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, फॉर्मूले आपको ही लगाने हैं। जितना सिंपल आप कर सकते हैं उतना सिंपल आप करिए। ये हमने 2D ऑब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम बनती थी, जितनी भी डिफिकल्टी बनती थी, वो सारी हमने कर ली सोल्व। अब बात करते हैं हम 3D की। 3D के हम क्वेश्चंस जो करेंगे, 3D के कंसेप्ट हम जो करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इनकी कीजिए प्रैक्टिस, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको आते थे, इनके फॉर्मूले और इनके कंसेप्ट हम 3D से ही रिलेट करेंगे, इसलिए ये सब मैंने आपको कंसेप्ट कराए हैं। आप इनकी कीजिए प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।